नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में चल रहे राम मंदिर भवन निर्माण समिति के तीसरे दिन की बैठक की। राम जन्मभूमि परिसर में ये बैठक शुरू हो चुकी है। राम जन्मभूमि परिसर में स्थिति विश्वामित्र आश्रम LNT कार्यालय में बैठक चल रही है। बैठक में मंदिर निर्माण और परिसर के अंदर के विकास को लेकर मंथन किया जा रहा है। बता दें कि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में 2 दिनों से ये बैठक लगातार जारी है। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थिति के पदाधिकारी समेत कार्यदायी संस्थान के इंजीनियर भी शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण की प्रगति पर समीक्षा हो रही है। कार्यदायी संस्थाओं के लिए अगस्त 2023 कर दी गई है। मंदिर निर्माण के समय सीमा बता दें कि 2023 कर दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आज राम मंदिर निर्माण समिति की समीक्षा बैठक का तीसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अलका, बता दें अगर कि जिस तरीके राम जन्मभूमि परिसर में आज तीसरे दिन की बैठक चल रही है, तो उसको लेकर के गहनता से इसको लेकर के बैठक में जो गहनता से समीक्षा की जा रही है कि किस किस मंदिर निर्माण में क्या क्या कमियां हैं, तो उसको दूर कैसे किया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति में किस तरीके का काम हो रहा है, उसको लेकर के गहनता से बातचीत चल रही है। अगर बात करेंगे, सबसे बड़ी बात जो है वो 14 जनवरी की डेडलाइन दिया है उन्होंने कि यहाँ पे शुभ मुहूर्त निकाला गया है और प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जाएगी 14 जनवरी 2024 को। जी, और कुछ समय निर्धारित किया गया है कि कितने दिनों में मंदिर जो है वो बन जाएगा? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो समय सीमा है वो तो तय कर दी गई है, लेकिन ये जो काम है इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, अगर बात करेंगे मैनेजमेंट के लिए, तो इन्होंने बताया है सीधे कि यहाँ पे राम मंदिर निर्माण समिति के अगर जिस तरीके बैठक हो रही है, तो यहाँ राम जन्मभूमि को लेकर के वहां पे प्राण प्रतिष्ठा जो रामचंद्र जी की गर्भगृह में होगी, उसके लिए 3 समितियों का गठन किया गया है। और अगर बात करेंगे तो राम जन्म के लगभग 5 से 7 वर्ष की वहां मूर्ति बनाई जाएगी, जो कि मूर्ति का रंग जो है वो आसमानी कलर का होगा और ग्रे कलर के पत्थर से बनाए जाएंगे। जी, मंदिर निर्माण के लिए फंड की कमी है, ऐसा माना जा रहा है कि निर्माण समिति का जो फंड है उसमें सिर्फ 100 करोड़ रुपए हैं। तो इसको लेकर किस तरीके से जो पैसे जुटाए जाएंगे, क्योंकि 1100 करोड़ की बात हो रही है कि मंदिर निर्माण की जो लागत है वो 1100 करोड़ रुपए बैठेगी। देखिए, अगर मंदिर निर्माण की बात की जा रही है, तो मंदिर निर्माण जो होता के लिए जिस तरीके का चंदा पहले ही इकट्ठा कर रहा था राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उसी आधार पे उसी तर्ज पे जो है वो चंदा फिर से एक बार इकट्ठा करने की कवायद शुरू करेगा। जी, राघवेंद्र, क्या लगता है कितने समय में फाउंडेशन जो है वो तैयार बननी शुरू हो जाएगी? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि रेत नीचे जो आ रही है, जहां पर मंदिर बनना है वहां 200 फीट जमीन के नीचे पीली मिट्टी की जगह रेत मिली है। तो क्या लगता है कि अब ये जो निर्माण कार्य है ये कितने दिनों में फिर से स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि सारी परिस्थितियां जो है वो अब चेंज हो चुकी है। अलका, बात की जाएगी कि अगर राम जन्मभूमि के गर्भगृह की, तो गर्भगृह का जो काम है वो पूरा हो चुका है। और बात करेंगे अगर राम जन्मभूमि मंदिर की, तो वो 60% का काम जो है राम मंदिर निर्माण का पूरा हो चुका है। अब डेडलाइन जो इन्होंने दिया है कि 14 जनवरी 2024 को यहाँ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और यहाँ पूजन अर्चन दिया जाएगा। राघवेंद्र, किस तरीके की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले की परिस्थितियां अलग थी, जब चेक किया गया तो रेत निकली जमीन पर, अब वो स्ट्रेटेजी चेंज होगी। तो किस तरीके की तकनीकी जो है वो इस्तेमाल करने की बात की जा रही है राम मंदिर निर्माण के नींव को बनाने में? देखिए, अगर बात की जाएगी नींव की, तो नींव जो है वो चारों तरफ मंदिर निर्माण की बन चुकी है। अब ऐसी कोई कमियां नहीं आ रही है मंदिर निर्माण के लेकर के। अगर आगे की इस तरीके की अगर कमियां देखी जाएंगी,
तो उसके लिए जो है वो अलग से पत्थर मंगाए गए हैं, जो कि वो पत्थर लगाए जाएंगे उसमें। और राघवेंद्र। अगर बात करेंगे, हाँ, जी बोलिए राघवेंद्र। कि रामलला में जब भगवान राम की गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की जाएगी, तो राम भक्तों को उस मूर्ति का सौभाग्य जो प्राप्त होगा उनको देखने के लिए, वो 30 से 35 मीटर की दूरी रहेगी। इस पे भी चर्चा की गई है जी। राघवेंद्र, ऐसा भी कहा जाता है, लोगों में ये चर्चाएं रहती हैं कि जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था कि कुछ महीनों में मंदिर तैयार हो जाएगा, ऐसी तकनीक से मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन अब कोर्ट का फैसला भी आ गया है और 2023 से 2024 का समय निकाला गया है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का। तो किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोग बात कर रहे थे उसकी, या फिर अब जो है वो कहीं सुनी बातें जो थी अब हकीकत जो है वो अलग है? देखिए, अब बात करेंगे अगर कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की, तो आपको बता दें कि जब फैसला आया था, फैसला आने के बाद ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में मेंबरशिप हुई, उसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारी और अध्यक्ष जो हैं उनका कहना था कि 36 महीने के अंदर जल्द से जल्द हम राम मंदिर को बना करके खड़ा करेंगे और यहाँ पर भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ सकते हैं। जी राघवेंद्र, वहां पे तैयारियां किस तरीके की चल रही है, क्योंकि मंदिर भव्य बनना है और कम समय में बनना है, तो मंदिर निर्माण को लेकर जो प्री तैयारियां होती हैं वो किस तरीके से चल रही हैं? देखिए, अगर बात करेंगे, टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर हैं जी। और लोग वहां हैं, उनके कर्मचारी हैं जी। जो पत्थर तराशी नक्काशी का काम किया जा रहा है, वो अलग अलग लोग नक्काशी कर रहे हैं। और अगर इंजीनियर की बात करेंगे तो वो बारीकियों के साथ में उनको समझा रहे हैं कौन से पत्थर पे क्या काम करना है और कौन सा पत्थर कहाँ लगेगा। इसको लेकर के भी बहुत बारीकी से काम किया जा रहा है। राघवेंद्र, मंदिर की शैली किस शैली पर आधारित होगी, क्योंकि राम मंदिर का इंतजार जो है वो वर्षों पुराना है, कई सालों से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी और अब जो है ये हमारे और आपके सामने साकार होने वाला है। तो किस पद्धति पे बनेगी, क्योंकि इसकी पद्धति को लेकर भी मंदिरों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं? जी बिल्कुल अलका, अगर बता दें कि राम मंदिर की जो फोटो है उसको पहले ही ट्रस्ट ने दे दिया है कि किस तरीके के मंदिर निर्माण हो रहा है और कितने कितने इसमें खंबे लगेंगे, कितने क्या लगेंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो ट्रस्ट ने पहले ही दे दिया है। निपेंद्र मिश्रा जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि कुछ महीनों में जो मंदिर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो क्या लगता है कि क्या सच में उस जो समय सीमा अब तय की गई है कि 2024 तक प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी मंदिर में, उसे पूरा कर पाएगी मंदिर निर्माण समिति? बिल्कुल, अगर जिस तरीके की ये बात की जा रही है कि 14 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मंदिर के गर्भगृह में, तो जिस तरीके काम चल रहा है वहां पर, अब बता दें कि 60% काम पूरा हो चुका है और आगे अभी एक साल बाकी रह गया है जी। तो इसको लेकर के बड़ी बात नहीं है, मंदिर निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा। राघवेंद्र, विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, या यूं कहे कि जिस तरीके से समय सीमा दी गई मंदिर निर्माण समिति की तरफ से कि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी भगवान श्री राम की मूर्ति की, मंदिर स्थापित हो जाएगा, लोगों के दर्शनों के लिए राम मंदिर खुल जाएगा, तो कहीं ये जो तारीख है वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तो नहीं निकाली गई है? ऐसे भी सवाल उठ सकते हैं कि मंदिर निर्माण मतलब प्राण प्रतिष्ठा और चुनाव लोकसभा का 2024 का, इनका तालमेल समझ नहीं आ रहा। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष है, तो अब कुछ न कुछ जो है वो अयोध्या जो है वो राजनीति का मुद्दा तो बना ही रहा है। ये हमारे दर्शक भी जानते हैं और आप भी ये चीज जानती हैं कि अयोध्या जो है बीजेपी का केंद्र बना है राजनीति का, तो कहीं ना कहीं एक बार जो है फिर राम मंदिर मुद्दे को लेकर के 2024 का नारा बीजेपी लगा सकती है। राघवेंद्र, ये फायदा अगर मान लीजिए सच में ऐसी कुछ नीति जो है नहीं अपनाई गई है, लेकिन फायदा तो बीजेपी को ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया था, रथ यात्रा निकाली, लंबी लड़ाई जो है
भले ही वो दो पक्षों के बीच की थी, लेकिन मुद्दा जो है हमेशा बीजेपी इसको उठाती रही। तो 2024 में यदि मंदिर बनकर तैयार होता है तो बीजेपी को कितना फायदा होता नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो अयोध्या मुद्दे को लेकर के हमेशा आगे रही है, तो उसको लेकर के 2024 में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी जो है फिर से एक बार उसको भुनाने के लिए लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं मंदिर निर्माण समिति की तरफ से चल रही हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है और मंदिर की तरफ से यह कहा जा रहा है, मंदिर निर्माण समिति की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 2024 में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी मंदिर में कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए कुछ महीनों का समय बताया गया है। तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है मंदिर का निर्माण, लेकिन समिति की तरफ से कहा गया है कि 2024 में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लोग अपने आराध्य की पूजा कर सकते हैं। हालांकि मंदिर निर्माण में 1100 करोड़ रुपए की लागत की बात की गई है, जबकि मंदिर समिति ट्रस्ट में अभी सिर्फ 100 करोड़ रुपए हैं। इसके लिए समिति की तरफ से 60 करोड़ लोगों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए 3 महीने का समय दे दिया है। इन 3 महीनों में यूपी सरकार की ओर से गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण से जुड़े अपने फैसले लेने होंगे, जिसके आधार पर यूपी में नगर निकाय चुनाव होगा। मतलब नगर निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के बिना तत्काल नगर निकाय चुनाव कराने की आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, लेकिन अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सरकार की तरफ से खटखटाया गया था और इसका फायदा भी अब सरकार को मिलता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और 3 महीने का समय जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए, ताकि ओबीसी कोटे के तहत जो है वो चुनाव कराया जा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमोद कुमार अधिवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है ओबीसी आरक्षण के मामले में जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जी देखिए, आज जो है इस इशू पे चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो बेंच था उस पे उन्होंने कहा कि आप एक वर्ग को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। यदि आप एक इलेक्शन करवाते हैं तत्काल, तो निश्चित रूप से एक जो वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, वो उससे कहीं न कहीं अपने आप को कमी महसूस करेगा। तो ऐसी हालत में उन्होंने तत्काल रोक लगाई और जो लिमिट दिया गया था माननीय हाई कोर्ट जो लखनऊ बेंच का था कि आप 31 जनवरी के पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दिया था कि आप इस पर अधिसूचना जारी करें इलेक्शन का तत्काल प्रभाव में, और उसका जो भी कार्रवाई है वो करते रहें। इस पे काफी बहस हुआ और ये हुआ कि यदि इसका समय सीमा खत्म है जो नगर निगम का, तो ऐसी हालत में क्या हुआ। तो सरकार के तरफ से जो अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल साहब थे तुषार मेहता साहब, उन्होंने आर्गू किया कि ठीक है, उसमें एक प्रोविजन है कि वहां का जो डीएम के प्रेजेंस में और जो कमेटी बनाएगी और तत्काल जो है उसको देखा जाएगा। तो वो 3 महीने के लिए, चूंकि ये प्रक्रिया है, 3 महीने के लिए इसको टाल दिया गया है और इसमें डायरेक्शन दिया गया है कि जो यूपी जो ओबीसी आयोग है, जो कमीशन है, उनको जवाब दें ये 3 महीने के अंदर में, और उसका फिर जो है पुनः इसको पुनरावलोकन होगा। सुप्रीम कोर्ट उन चीजों को सुनेगी कि हाँ ओबीसी आरक्षण दिया जाए या और ओबीसी में जो नगर निगम निकाय का जो चुनाव है उसमें बिना हम ओबीसी आरक्षण का हम इलेक्शन करवाएं।
अब ये जो मुद्दा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगी जब ओबीसी जो कमीशन है उसका जब रिपोर्ट आएगा, उनका जब जवाब दाखिल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उन तथ्यों को मापदंड देखते हुए इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। प्रमोद कुमार फिलहाल जो है जी बोलिए प्रमोद जी। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने जो मेजोरिटी ऑफ जो जजेस थे उनका ओपिनियन था कि अभी इतनी जल्दीबाजी में इलेक्शन नहीं किया जाएगा, और यदि करवाया जाता है तो बिना उसका अच्छाई और बुराई को परीक्षण और निरीक्षण किए बिना हम एक वर्ग को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको तत्काल में 3 महीने का रोक लगा दी गई है, और 3 महीने के बाद जो है फिर जो तत्काल जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। प्रमोद कुमार जी, कोर्ट ने डीलिमिटेशंस प्रक्रिया की बात कही है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी जो ये होता है कि हर एरिया को कौन कौन सी एरिया में जो है हम ओबीसी का दे रहे हैं जी, तो उसके लिए ये तो जो इलेक्शन कमीशन होता है और जो सरकार का जो कमीशन होता है उसको समय समय पर चेंज किया जाता है जी। तो उस पे जो है ये सरकार करेगी, और जो सरकार कर करके जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसके अनुसार जो है अपना वो तय करेगी। ये जो है वो अब अगली तारीख को ही ये सारी बातें उसको निर्धारित की जाएगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या रूप होता है। फिलहाल जो है केवल ओबीसी कमीशन को इसके लिए जवाब दाखिल करनी है, वो 3 महीने का मोहलत दिया गया। 3 महीने के अंदर में वो पूरी तरह से दाखिल करें कि ओबीसी आरक्षण क्यों जरूरी है। फिलहाल ये देखा जाता है कि जो फौरी तौर पर है कि यूपी सरकार को इससे राहत मिला है, जिस पर्पस के लिए यूपी सरकार ने जो लखनऊ बेंच हाई कोर्ट का आदेश हुआ था उसके अगेंस्ट में ये आए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फौरी तौर पर राहत दी जी। ट्रिपल टेस्ट की बात की जाती है, अगर ये जो मुद्दा है ये इस मामले में कोर्ट में साबित करने में सरकार सक्षम रहती कि क्यों जरूरी है जो ओबीसी कोटे के तहत जो इलेक्शन कराना है, तो इसके बाद भी तो ट्रिपल टेस्ट की बात आती है सर, तो ये भी प्रक्रिया जो है चुनाव लेट होने के को नहीं मान सकते। अगर ये फैसला आएगा तो फिर इसके बाद फिर वो ट्रिपल टेस्ट वाली जो प्लानिंग है वो भी इम्प्लीमेंट होगी। देखिए, इस पे जो है जब लखनऊ बेंच हाई कोर्ट जो था उस पे उन्होंने एक रिसर्च कमेटी बनाया था कि आप जो ये था ओबीसी का किस तरह से जो है आरक्षण दे रहे हैं और कौन कौन से एरिया को पिक एंड चूज कर रहे हैं, तो इसके लिए पूरा उसका रिसर्च किया जाए या किस किस मुद्दों पर किया जाएगा, वो सारी की सारी बातें अब जो है यूपी की जो ओबीसी कमिटी है, जो उसका कमीशन है जी, जो ऑटोनोमस है, उस कमीशन को जवाब दाखिल करना है। जवाब दाखिल में वो बताएंगे कि क्यों जरूरी है और किस किस एरिया में जरूरी है। ये सारी की सारी जो है इस पे काफी रिसर्च किया जाएगा, और ये तो दोनों पहलू के लिए है कि फिर वो रिसर्च करके बताएंगे कि यहाँ क्यों जरूरी है या क्यों जरूरी नहीं है, ओबीसी क्यों चाहिए इलेक्शन। तो ये मुद्दा तभी होगा जब उनका जवाब दाखिल 3 महीने का जो मोहलत दिया गया जवाब दाखिल कर देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सारी मुद्दों पे ये चर्चाएं होगी, काफी बहस होगी। बहस करने के बाद जो उचित मापदंड माननीय सर्वोच्च न्यायालय समझेगी, देखेगी, उसको उस तरह से आदेश दी जाएगी। प्रमोद कुमार जी, प्रमोद कुमार डिले हो गया। अच्छा प्रमोद जी, जिस तरीके से सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर अपने आप को प्रतिबद्ध नजर आते दिखा रही है, अगर यही प्रक्रिया अपनानी थी, कोर्ट के सामने जाकर इतने डीले कराना था, तो ये काम जो है सरकार पहले भी कर सकती थी। इतने सारे जो तामझाम हैं वो नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता, हाई कोर्ट के पहले हमने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया, अब फिर 3 महीने का समय। तो कहीं ये सरकार जो है चुनाव जानबूझकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लेट कराना चाहती है, वही प्रक्रिया तो नहीं अपनाया जा रहा। देखिए मतलब ये मैं पॉलिटिकल नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब कोई भी मुद्दा लिटिगेशन में आ जाता है, जब कोर्ट के संज्ञान में आ जाता है, तो उसके बाद ना तो सरकार कुछ कर सकती है ना कोई भी कुछ कर सकता है, अनटिल और अनलेस कि वो मुद्दा का समाधान न्यायालय में ही हो सकता है। और ये मुद्दा चूंकि न्यायालय में आ चुका था
और न्यायालय ने जो वहां का लखनऊ बेंच का हाई कोर्ट का है, उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया उनको। तो डायरेक्शन को पालन करना हर सरकार का कर्तव्य है और ये जो है उनकी ड्यूटी है, वो करना ही करना है जी। ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि उनका था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकते थे कि आप तुरंत ये कर दीजिए, आप इलेक्शन करवा लीजिए या फिर रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन के साथ करवाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, 3 महीने का जो एडजमेंट मिला है, और ये भी नहीं है निश्चित कि 3 महीने के बाद इलेक्शन हो ही जाए। हो सकता है 3 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, उसके बाद फिर जो है वो कब का डेट भी दे सकती है या स्टे को और जो है एक्सटेंड कर सकती है। फिर एक्सटेंशन के बाद जब ऑर्डर होगा तो फिर अधिसूचना होगा, उसके लिए भी महीना 2 महीने का टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि इसमें कोई सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब मसला न्यायालय के अंदर में आ जाता है तो संज्ञान जो है न्यायालय ही लेती है, उसमें कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, ना कोई पब्लिक कर सकती है। तो ये दोषारोपण करना किसी सरकार जो डिले करना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद कुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर जो है निकाय चुनाव 3 महीनों के लिए टल गए हैं, या यूं कहें कि सरकार के पास 3 महीने के अंदर जवाब दाखिल करने की मोहलत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि ओबीसी आरक्षण क्यों जरूरी है और किन किन इलाकों में जरूरी है। इसके लिए ओबीसी आयोग को 3 महीने का समय दिया गया है, जो सर्वे करके ये बताएगी कि किन किन जगहों पर आरक्षण की जरूरत है ओबीसी वर्ग को और किस वजह से उसकी जरूरत है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे एसएलपी दाखिल की थी, जो उच्च न्यायालय ने कहा था, जिस पॉइंट में कहा था कि बिना आरक्षण के इलेक्शन करा लें, उस पॉइंट को स्टे किया है। उसी पॉइंट का हम लोगों को मांग भी थी, उसको स्टे होना चाहिए। सी पॉइंट को स्टे किया है हाई कोर्ट के उसको, और मैं सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ों की जो संवैधानिक अधिकार मिला था, जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में आरक्षण लागू करने का काम किया था, पंचायतों में भी आरक्षण लागू करने का काम किया था, उसकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार लड़ी जा रही थी। और ये समाजवादी पार्टी और पिछड़ों की जीत है कि जो सरकार लगातार ढीला ढवाली करके और सही तथ्य न रख के जो जिस तरीके से माननीय न्यायालय को वहां गुमराह किया, जिसकी वजह से ये डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है, उसको स्टे करने का काम किया। ये पिछड़ों की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है जो लड़ाई लड़ रही थी, और ये एसएलपी दाखिल की थी समाजवादी पार्टी ने, और उसमें जो सी पॉइंट के लिए हम लोगों ने स्टे मांगा था उसको स्टे करने का काम किया है। इसलिए ये समाजवादी पार्टी की जीत है। और बीजेपी तो आरक्षण खत्म करना चाहती थी, बीजेपी तो जातिवार जनगणना भी नहीं करा रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था वो कहीं ना कहीं ओबीसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट था, और हम उसी बात को लेकर के हम अपने क्लाइंट राम प्रवेश यादव जो एक्स जिला पंचायत अध्यक्ष देवरिया के रहे हैं, उनके थ्रू और 6 लोगों के और थ्रू ओबीसी कम्युनिटी को लेकर के हमने ऑर्डर को चैलेंज किया था कि हाई कोर्ट अपने एक ऑर्डर से किसी रिजर्वेशन को नहीं खत्म कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए इस बात को कहा है कि ट्रिपल टेस्ट अगर नहीं समय से किया जाता है तो इलेक्शन जो है ओबीसी कम्युनिटी को खत्म करके ओपन कैटेगरी में डाल करके इलेक्शन को कराया जाए। जो 2010 का जजमेंट था उसी का कंप्लायंस में हाई कोर्ट ने कहा है। उसको लेकर के हमने एक क्वेश्चन उठाया है कि यदि सरकार बिलफुली किसी काम को नहीं करती है तो उसके लिए किसी कम्युनिटी को उसको जो है दंडित नहीं किया जाए, क्योंकि ये सरकार जो 28 दिसंबर को कमीशन अपॉइंट किया था, वो कमीशन जो है 6 महीने पहले भी अपॉइंट हो सकता था, क्योंकि सरकार को ये पता था कि 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में सभी निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसलिए 6 महीने पहले अगर कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं बनती जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है उन्होंने, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत
आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। ये ट्वीट जो है वो योगी आदित्यनाथ ने किया है। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है उसका सम्मान किया जा रहा है और उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय चुनाव को लेकर जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय सीमा दी है उसी के अंतर्गत चुनाव कराया जाएगा। आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए कही है। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने ट्वीट किया है, नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोक के आदेश का स्वागत करता हूं, ये डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया है। उन्होंने सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी को स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं करारा जवाब दिया है। इस मामले में पिछड़ों को आरक्षण देकर कराएंगे चुनाव। ये बातें केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी ट्वीट में की है। उन्होंने कहा, नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोक के आदेश का स्वागत करता हूं। उन्होंने साथ ही सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं को लेकर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराएंगे। तो ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सीएम योगी मुंबई दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे और फरवरी में लखनऊ में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शिरकत करने के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और अवसरों के बारे में भी अवगत कराएंगे। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे सीएम ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कें अच्छी हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी है और साथ ही बीजेपी सरकार की यूपी में उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि मुंबई को लेकर जो दौरा किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको बता दें वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए वो गए हैं। वहां पर न्योता देंगे व्यापारी वर्ग के बड़े बड़े नामचीन लोगों को और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें बुलाएंगे। उन्होंने व्यापारियों को इन्वेस्ट करने के लिए कहा है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता अच्छी है। अपने सरकार की उपलब्धियां जो हैं वो महाराष्ट्र में सीएम योगी ने गिनवाई हैं। आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के। यहाँ इस दौरान वो लगातार जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, उन्हें न्योता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बेहतरीन कार्य हुआ हर एक स्तर पर। हर एक हमने प्रदेश के अंदर, इससे पहले एक कहावत थी 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कि जहां से अगर आप सड़क मार्ग से चलो सड़कों पे गड्ढे दिखने लग जाएं या सायकाल अंधेरा हो जाए, मान के चलो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई। आज इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ चुकी है। नेपाल से हो, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम जुड़े हुए हैं। एक्सप्रेस हाईवे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पूर्वी छोर से जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए, देश की राजधानी को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसे ही ईश्वर की आराधना का और उनके अवतार की भूमि नहीं थी, वो पुरुषार्थ की भूमि रही है। पुरुषार्थ लोगों ने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश
माँ गंगा का आशीर्वाद और माँ यमुना का आशीर्वाद तभी वहां प्राप्त हुआ। बाबा विश्वनाथ का धाम वहां इसीलिए बना क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की पोटेंशियल थी। वहां के उद्यमियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार की मेहनत की। कौन ऐसा जनपद है जिसके पास अपनी परंपरागत पूंजी न हो? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कौन सा ऐसा जनपद है जिसके पास न हो? हर एक जनपद की। उसी को हम लोगों ने 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया था। उत्तर प्रदेश। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कार्यकारिणी संपादक हमारे शिरीष उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिरीष, सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हैं और न्योता देने उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए। जी, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है और बहुत ज्यादा से ज्यादा जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़ी कंपनी का मालिक है, सब लगभग यहाँ मुंबई रहते हैं। तो अगर औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को अगर इनवाइट करना है तो मुंबई तो आना ही है। तो इसी बात को ध्येय करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी मुंबई पधारे हैं कल ही, है ना। और उन्होंने लोगों से बात किया हुआ है, उन्होंने यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात किया है और कोशिश उनकी यही है कि यहाँ कुछ ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाया जाए। जी अलका, 70 B2 मीटिंग्स की भी बात की जा रही है उद्योगपतियों के साथ, तो इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन से उद्योगपति जो हैं वो मिलने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से? और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली भी की है। जी, आदित्यनाथ जी ने सुबह रैली की थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म जगत के बड़े प्रोड्यूसर से और बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों से आज मिलने वाले हैं और इससे रिलेटेड उनके जो बैठकें हैं वो लगभग तय की गई है। जी अलका। शिरीष, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 5 साल में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं वो, इसके लिए वो मुंबई गए हैं। आपको क्या लगता है मुंबई से उन्हें क्या उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो रास्ता है वो कुछ तय कर पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लोग इंडस्ट्रीज को, उद्योगपतियों को लुभाने के लिए अपने यहाँ की बहुत सारी जो सुविधाएं वो दे रहे हैं बड़े पैमाने पर उद्योगों को लगाने के लिए। जैसे उन्होंने बताया कि लगभग 350 से ज्यादा एनओसी की जरूरत पड़ती है, जिसको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करके और एक ऐप के माध्यम से सारे के सारे एनओसी क्लीन हो सकते हैं। उन्होंने कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म बना करके रखे हुए हैं जहां से उद्योगपतियों को ये व्यवस्था दी जाती है कि उनको उद्योग लगाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो डिजिटली ही सरकार को बता सकते हैं और सरकार में बैठे अधिकारी उस चीज को मॉनिटर करेंगे डिजिटली और उनके जो भी परेशानी आ रही होगी उसको जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी बताया है कि किस तरह से वो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े रोड, एयरपोर्ट्स और इस सब चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे लोगों का आवागमन आराम से हो सके, आसानी से हो सके। तो इन सब बातों को लेकर के वो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं। अब उनका टारगेट कितना पूरा होता है ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होते हैं। जी अलका। शिरीष, फिल्म सिटी को लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं और वहां के बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में लाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र में भी काफी बयानबाजी का दौर चला। शिवसेना की तरफ से ये कहा गया कि जो यूपी के सीएम है वो मुंबई में फिल्म सिटी को खत्म करना चाहते हैं और ये उठाकर ले जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश। तो आपको क्या लगता है इस मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में और उत्तर प्रदेश के मायने में ये कैसा निकलता है? वो तो योगी आदित्यनाथ जी जब कल यहाँ पर पधारे हैं और आज सुबह जब उन्होंने रैली की तो उससे लेकर के कांग्रेसी नेताओं के पेट में दर्द तो होना शुरू ही हुआ है। उसका एक सबूत ये भी है कि हुसैन दलवाई करके पुराने एक कांग्रेसी नेता है, उन्होंने उनके पहनावे को लेकर के कटाक्ष किया कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को आधुनिकता की बात करनी है तो पहले उनको अपना कपड़ा बदलना चाहिए, भगवा उतार देना चाहिए, नए पाश्चात्य संस्कृति अपनानी चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति के कपड़े पहनने चाहिए। हालांकि उसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं प्रवक्ता राम कदम जी ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है और बताया कि कांग्रेस किस तरह से लगातार हिंदू साधु संतों का अपमान किया करती है। और जहां तक फिल्म इंडस्ट्री की बात है
तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पहले भी जब नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात शुरू हुई थी, तब से ही यहाँ पे लोगों को ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो महाराष्ट्र के या मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश ले जाना चाहती है। और अगर फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ ज्यादा सुविधा मिलेगी, ज्यादा शूटिंग्स वगैरह करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, तो जरूर यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री उस तरफ आकर्षित होगी। जी शिरीष, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में कहा है कि वो मुंबई में बॉलीवुड का जो वो राज है वो उसे खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि वो उत्तर प्रदेश में उसे और बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर मुंबई में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिल्म सिटी है, वो उत्तर प्रदेश में भी इन्वेस्ट करती है, उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी में अपना योगदान देती है, यहाँ पर अपना काम करती है, तो उसका प्रभाव मुंबई की फिल्म सिटी पर कितना पड़ेगा, वहां के लोगों के ऊपर कितना पड़ेगा? अगर देखने जाए तो कोई भी इंडस्ट्री अगर बढ़ती है तो उसका सिर्फ फायदा ही होता है, उसका किसी को नुकसान नहीं होता है। और मुंबई तो एक गढ़ माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री का। यहाँ पर बड़े पैमाने पर शूटिंग, सीरियल्स की शूटिंग्स और रिलेटेड फिल्म्स की शूटिंग्स होती ही रहती है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी इस तरह की सुविधा प्रदान की गई है कि फिल्म की अगर कुछ परसेंटेज शूटिंग उत्तर प्रदेश में की जाएगी तो उन्हें रियायतें दी जाती हैं, है ना। कुछ फिल्मों को छूट भी दी जा रही है जो उत्तर प्रदेश में शूट कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीका है किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को बढ़ाने का। अगर इसको कोई गलत तरीके से देख रहा है तो उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कोशिश करता है कि उसके यहाँ कौन सी इंडस्ट्री कितने बड़े पैमाने पर आ जाए और उनके यहाँ भी रोजगार के मौके उपलब्ध हो लोगों के लिए। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री जो है वो किसी भी राज्य में पनप रही है तो उससे देश को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो अगर रोजगार के मौके महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में होंगे तो ले दे करके भारतीयों के लिए ही। जी अलका, बिल्कुल शिरीष, लेकिन ये बात आपने कही कि जो भी होगा वो भारतीयों के लिए होगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र की कोई जमीन नहीं लेने गए हैं, वहां से कुछ कर्ज नहीं लेने गए हैं, लेकिन बस वो एक तरीके से वहां से बिजनेसमैन से एक डील करने गए हैं, वहां लोगों से बातचीत करने गए हैं कि किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में आकर इन्वेस्ट करें। तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी हलचल क्यों मची हुई है? महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से शिवसेना जो है मराठी मुद्दे को लेकर के लोगों को डिवाइड किया करती रही है। मतलब भाषा वाली राजनीति पे उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो शुरू से काम कर रही है और उसको हवा देने का काम कांग्रेस पहले छुपे तौर से कर रही थी, अब साथ में मिल करके खुले तौर से कर रही है। बस यही फर्क हुआ है। बाकी पब्लिक को समझ में आता है ये चीज, और लोग तो ये जान ही चुके हैं कि भाषा और जाति समुदाय के नाम पर लोगों को डिवाइड करके जो कोशिश कांग्रेस कर रही है वो कांग्रेस की कोशिशों को शिवसेना आगे करके बढ़ाने की कोशिश करती है। और राजनीति का सिस्टम ही यही है, तो जनता के ऊपर उसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। जी शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं और यहाँ वो 70V2 मीटिंग्स करेंगे, अलग अलग उद्योगपतियों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान मुंबई में रोड शो किया है, उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं, उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में सड़कें अच्छी हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अब सुरक्षा का भी माहौल है। सबसे बड़ी बात उन्होंने उद्योगपतियों के लिए कही है कि वो सुरक्षा भी देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में निवेश करते हैं कोई भी उद्योगपति, कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 5 सालों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने की बात कही है और इसी लक्ष्य को लेकर जो है लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ और 8 लोगों के प्रतिनिधि मंडल जो है वो 16 देशों के 21 शहरों में जाकर 7.12 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है लाया गया है वो उत्तर प्रदेश में अभी तक। और अब देश के 9 बड़े बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उनके प्रतिनिधिमंडल, खुद सीएम योगी जाकर उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश की बात कर रहे हैं। और इसी दौर में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर जो है वो महाराष्ट्र पहुंचे हैं और अलग अलग उद्योगपतियों से देश के बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहे हैं।
मिशन 2024 की तैयारियों में लगे नीतीश कुमार 5 जनवरी यानी आज से समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं। सीएम नीतीश की ये यात्रा 18 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें 18 सालों में किए गए कामकाज का फीडबैक लेंगे। नीतीश की इस यात्रा को जेडीयू में जान फूंकने के तौर पर भी देखा जा रहा है। यात्रा के जरिए नीतीश पहले भी ऐसा कर चुके हैं। फरवरी 2005 के चुनाव में बहुमत नहीं होने की वजह से राबड़ी देवी की सत्ता पलटने में नीतीश जब नाकामयाब हो गए थे, उस वक्त उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। ये यात्रा सुपरहिट रही और अक्टूबर 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री बने। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा, पहले 2005 में वो न्याय यात्रा पर निकले थे और उन्होंने बहुत कुछ, एक तरीके से 17 साल की सत्ता हासिल की थी, और अब वो समाधान यात्रा पर निकले हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके? अलका जी, हर यात्रा के मायने सिर्फ और जनता के बीच जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होता है। नीतीश कुमार ने जो पिछली बार यात्रा निकाली थी उससे उनको एक बड़ी सफलता मिली जी। और इस समय राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जी। तो नीतीश कुमार की जो समाधान यात्रा है, उन्हें जनता को ये समझाना होगा कि ये समाधान यात्रा किस परिवेश में निकाल रहे हैं, वो किस चीज का समाधान वो चाहते हैं, क्योंकि वो खुद कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है तो अब वो कैसे उन समस्याओं का समाधान करेंगे? समाधान का मतलब है कि कुछ समस्या है और अब ये समस्याओं को गिनाने में अग्रसर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब इस समाधान यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये इन्हें जनता को समझाना होगा। अगर ये जनता को समझाने गए तो जाहिर सी बात है कि 2024 में भी इनको बहुमत मिलेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी उनको फायदा मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अच्छा माध्यम है। जब ये यात्रा लेकर के निकलते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों को छूते हैं, वहाँ की जनता से बातचीत होती है, संवाद होता है। उस संवाद में जनता भी अपनी बात अपने नेता के सामने कह पाती है और ये सारे मौके जनता को जनरली नहीं मिल पाते हैं जी। तो इसलिए यात्रा का फायदा तो जाहिर सी बात है मिलेगा, जनता को भी मिलेगा और नीतीश को भी मिलना चाहिए जी। दिलीप जी, जिस तरीके से बिहार में है, जो एक तरीके से यात्राओं का दौर चल रहा है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं खुद कांग्रेस अध्यक्ष, और दूसरी तरफ जो बिहार के राजनीति में नई एंट्री जो हुई है प्रशांत किशोर की, नीतीश का साथ छोड़कर अब वो खुद अपना एक नया मोर्चा तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी यात्राओं से एक तरीके से डर कर सरकार जो है ऐसा कर रही है? नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि कहीं जो वो एंटी, उनके पार्टी के खिलाफ जो प्रचार किया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से लगातार वो हमलावर हैं, तो उसे कवर करने के लिए कहीं नीतीश कुमार जो है वो जनता के बीच में जाकर ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी दल नहीं, हम खुद आ रहे हैं आपके पास आपकी समस्याओं को जानने। देखिए अलका जी, किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और प्रशांत किशोर पहली बार राजनीति में नहीं आ रहे हैं। वो राजनीति में दशकों से हैं, बस अभी तक वो पर्दे के पीछे थे और अब वो पर्दे पर डायरेक्शन के साथ साथ अभिनय भी करेंगे, बस इतना ही फर्क है। और नीतीश कुमार का अभी सत्ता पलट बिहार में हुआ था, वो सबने देखा था और ये जनता के बीच जा करके अपनी पुरानी गुडविल को स्थापित करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जनता के बीच जा करके जो हमारे विपक्षी दल हैं उनके ऊपर हम हावी होने की कोशिश करते हैं और हर तरफ से जो फायदा हमें सत्ता हासिल करने के लिए चाहिए होती है उसके तुरंत प्लान भी होते हैं और दूरगामी प्लान भी होते हैं कि वो जो असर है जनता के ऊपर वो आने वाले चुनाव में भी दिखे और उसके बाद उसके आगे जो भी प्लानिंग सरकार की रहती है उनमें भी वो कारगर सिद्ध हो जी। दिलीप जी, एक तरीके से अभी ये यात्रा आज शुरू हुई है, इससे पहले ही बीजेपी जो है लगातार हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार पिकनिक मनाने जा रहे हैं, वो पिकनिक पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तो एक आदत है कि जब कोई दूसरा करता है तो वो बेकार होता है, जब वो खुद करते तो अच्छा होता है और ये राजनीति का धर्म है कि अगर हमने विपक्षी पार्टी के कार्यों की सराहना कर दी तो फिर उस पर भी न्यूज बन जाएगी, उस पर भी डिबेट शुरू हो जाएंगी। फिर आप उस पार्टी से पूछेंगे, जैसे कल ही हुआ कि चंपत राय जी ने राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ कर दी तो उस पर तमाम डिबेट मीडिया में शुरू हो गई कि क्या आरएसएस कांग्रेस की तरफ झुक रही है। तो ये इनकी एक मजबूरी भी होती है कि किसी भी विरोधी की तारीफ न करें
और उनके द्वारा किए जाने वाले हर काम को क्रिटिसाइज ही करें। तो भाजपा तो ये कहे कि ये यात्रा नहीं है, ये पिकनिक है, घूमने का तरीका है, यही बात उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कही थी। जी दिलीप जी, शराबबंदी को लेकर भी कहा गया है कि नीतीश कुमार जो हैं वो शराबबंदी को लेकर राय जानने निकले हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से एक बार लोगों की राय जानने के मतलब नजरिया पेश करते हुए फिर से शराबबंदी का जो नियम है वो उसे हटाने की भी कोशिश के लिए ये जो यात्रा है निकाली जा रही, क्योंकि इसमें खास करके मेंशन किया गया है कि शराबबंदी को लेकर आम लोगों की राय जानेंगे और शराबबंदी और जहरीली शराब पीने की वजह से बिहार में लोग अगर मरते हैं तो नीतीश सरकार की तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाता है। वो ये कहते हैं कि वो किसी तरीके का लोगों को सहायता राशि नहीं देंगे, पीड़ित परिवारों को मदद नहीं देंगे, जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक सफलता का बहुत बड़ा कारण था जो उन्होंने बिहार में शराबबंदी करी थी, और वो सफलता उनको महिला वर्ग से ज्यादा मिली जी, क्योंकि जब भी शराब पीने के प्रकरण सामने आते हैं तो उसमें महिला वर्ग या उसका परिवार ही पीड़ित पाया जाता है। तो महिलाओं ने इस बात को लेकर के बहुत समर्थन किया था और इसका असर भी जो शराब फैसला था। जी दिलीप जी, आपको क्या लगता है न्याय यात्रा और समाधान यात्रा क्या कुछ अलग है एक दूसरे से? क्योंकि न्याय यात्रा में एंटी थे वो आरजेडी के, और अब आरजेडी का साथ है जेडीयू को। दिलीप यशवर्धन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो नीतीश कुमार जो हैं वो आज से समाधान यात्रा पर निकले हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 18 जिलों से होकर निकलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, समस्याएं जानेंगे, सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं लोगों को, किस मामले में शिकायत है सरकार से लोगों को, और शराबबंदी की जो बड़ी योजना लागू की गई थी बिहार में उसको लेकर भी नीतीश कुमार जो है लोगों से राय जानेंगे। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार किसी भी तरीके की सभा में शामिल नहीं होंगे, किसी तरह की रैली नहीं होगी, किसी तरह का भाषण नहीं होगा। ये एक तरीके से मैन टू मैन कैंपेन जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2005 में जब नीतीश कुमार सरकार बनाने से चूक गए थे, बहुमत साबित करने से चूक गए थे, तब उसके बाद राबड़ी देवी की सरकार के खिलाफ उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी, और उस न्याय यात्रा ने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में पिछले 18 सालों से स्थापित किए हुए है। और अब समाधान यात्रा क्या कुछ करिश्मा दिखाएगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये राजनीतिक बात थी, बिहार में किस तरीके से यात्राओं का दौर चल रहा है। और आप बने रहिएगा आर्या न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट में हम फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि कहां पर क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और मुंबई में क्या चल रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।